Hi my dear student, heartiest welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I welcome all of you to another video, and in this video I will solve for you the previous year's NEET questions from the chapter Chemical Kinetics. इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया. मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में काफ़ी बच्चों ने सब्सक्राइब किया चैनल को. आज फिर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए. आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है X2 + Y2 प्रोड्यूसिंग 2XY. इसका मैकेनिज्म आपको दे दिया गया है. मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है, इट इज ए फर्स्ट स्टेप एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन X एंड X2. X क्या हुआ तब? X इज इंटरमीडिएट, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज जो ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं करेगा. सेकेंड स्टेप जो है स्लो स्टेप है, X + Y2 XY + Y प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज ए स्लो स्टेप. एंड लास्ट स्टेप X + Y XY, इट इज ए फास्ट स्टेप. आप सबको पता है दैट स्लो स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो स्लो स्टेप से हम क्या लिखेंगे? रेट लॉ लिखेंगे. तो पहले हम स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. So I have written here that slow step is the rate determining step. Now this is the slow step. X + Y2 produce हो रहा है XY + Y. So what will be the rate law? From the slow step हमें लिखना है rate law. So rate will be equal to K. ये स्मॉल k लिखते हैं बिकॉज बाद में हमें ये जो स्टेप है यहाँ पे भी एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा. सो इसको हम स्मॉल k लिखते हैं. सो रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2. अब यहाँ से आप अगर ऑर्डर को निकालने का कोशिश करोगे तो गलत होगा, बिकॉज आप देखो दो जो आपके रिएक्टेंट है, एक है X2 एक है Y2, उनमें से बस Y2 है, X2 नहीं है. क्या है? दूसरा आपका X है जो कि एक इंटरमीडिएट है जो ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं करेगा. आपको रेट लॉ लिखना मतलब और ओवरऑल ऑर्डर निकलने का मतलब आपको ये जो 2 रिएक्टेंट है इसके रेस्पेक्ट में ही रेट लॉ को अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेस करना है. और उसी से आपको देखना है कि X2 के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, Y2 के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऐड देम यू गेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X यहाँ पे है, ये X का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X2 हम ये नंबर 1 से लेके आएंगे. नंबर 1 में आप देख रहे हो X2 जो है इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ X. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ यहाँ पे? फ्रॉम नंबर 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू हम लिखेंगे X + X. दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू X होगा, उसको हम X² लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X² will be equal to K into concentration of X2. So concentration of X क्या हो जाएगा? √ K into concentration of X2. So इसको आप लिख सकते हो K⁻² 1/2 into concentration of X2 to the power 1/2. √ अगर हटा देते हो तो पावर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा. अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X की ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में. सो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल k जो हमने ये रेट कांस्टेंट लिखा था उसके साथ X की वैल्यू, मतलब ये K⁻² 1/2 आ रहा है इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 की पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2. अब देखिए K और K⁻² 1/2 ये दोनों का प्रोडक्ट एक न्यू कांस्टेंट होगा जिसको आप जो है K' लिख सकते हो इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 का पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2. तो आप देख रहे हो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू X2, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट इज 1/2 एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Y2 विच इज अनदर रिएक्टेंट इज 1. सो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? ओवरऑल ऑर्डर विल बी 1 + 1/2, so it will be 1.5. So which option is correct? Option C is correct. So always remember in these kind of mechanisms जहाँ पर
आपको जो स्लो स्टेप है वो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट्स एक्चुअली है उनमें से कोई एक है, दूसरा नहीं है। तो ऑलवेज रेट लॉ में जब आप ओवरऑल ऑर्डर को फाइंड आउट करोगे तो आपको दोनों रिएक्टेंट को अल्टीमेटली लेके आना है, जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं। x2 भी है हमारा रेट लॉ में और y2 भी है, और x2 के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर हमें मिल गया, y2 के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर हमें मिल गया। अभी हम दोनों को ऐड कर दिए हैं और हमें ओवरऑल ऑर्डर मिल गया है। सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स फ्रॉम नीट एग्जाम 2017। तो इसमें बोल रहा है कि ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। अभी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको बताया है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है? कुछ नहीं है, रेट कांस्टेंट है। ये जो रेट कांस्टेंट है इसका 3 नेम है। एक तो रेट कांस्टेंट नॉर्मली हम बोलते हैं, दूसरा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो यहाँ पे बताया गया है, एक और नाम है इसका, वो है वेलोसिटी कांस्टेंट। ये 3 नाम से आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट कांस्टेंट दे दिया तो आप इजीली समझ जाओगे, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोला और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला तो कई बार कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि व्हाट डज इट मीन, तो वो समझ नहीं पाता है और जानते हो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दिया गया है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। k इज इक्वल टू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम A0 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t, जिसको हम A लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम निकलना है। हमें बता दिया जाएगा कि इनिशियली कितना था 20 ग्राम और रिड्यूस होकर के कितना होना है 5 ग्राम। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। k है हमारा 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 20/5। 5 और 20 कैंसिल करो, 4 हो जाता है, और t को इधर ले लो तो t विल बी इक्वल टू 2.303 बाई 10⁻⁻² लॉग 4, मतलब आप इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो। सो 2.303 इंटू 10⁻⁻² ऊपर ले जाओ तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 log 2। log 2 का वैल्यू हम सबको पता है क्या होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010। सो 2.303 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0.301। सो 10 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। सो इट विल बी 230.3 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 206, ये आ रहा है पॉइंट, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 138.6 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। नाउ इट इज नीट क्वेश्चन 2018. So question says when initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction is halved, is doubled, is tripled, remains unchanged. अब half life period का expression जो है zero order reaction के लिए पहले वो लिखते हैं। So this is the expression of the half-life period for a zero order reaction. T half is equal to initial concentration A0 divided by 2K. सो आप देख पा रहे हो एक्सप्रेशन से जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हम लिख सकते हैं कि टी हाफ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल किया जाता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाएगा। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2018 का ये सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें आपको पूछा गया द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। गलत स्टेटमेंट है। रेट ऑफ बोथ first order reaction as well as second order reaction does depend on reactant concentration. First order के केस में rate will be proportional to the concentration of the reactant to the power 1 and second order के केस में rate will be proportional to the concentration of the reactant to the power 2. So option A is
wrong. Option B, the half-life period of a first order reaction does not depend on A naught. A naught, you are understanding, it is the initial concentration. The half-life period of a second order reaction does depend on A naught. ये ऑप्शन करेक्ट है. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दे रही हूँ. पहले मैं थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑप्शन सी में बोल रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटालाइज्ड, ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटालाइज्ड. ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर कोई भी रिएक्शन को कैटालाइज किया जा सकता है. और लास्ट ऑप्शन है द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. जस्ट ये फर्स्ट स्टेटमेंट का जो है उल्टा ही कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. जैसे मैंने पहले बोला आपको कि रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो चाहे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. आप देखिए कैसे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट. हमें पता है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के. तो आप देख रहे हो यहाँ पे टी हाफ का जो एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ पीरियड का, उसमें कहीं पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. दैट मीन्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो वो लिख देते हैं टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन ए नॉट. आप देखिए सेकेंड ऑर्डर का आपके जो सिलेबस है उसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन वगैरह वो है नहीं. तो इसीलिए अभी हम टी हाफ के साथ जो ऑर्डर का एक रिलेशन है वो ऑर्डर लिख करके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का क्या होगा, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा वो हम बताते हैं. दिस इज़ द रिलेशन, जनरल रिलेशन. टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन. एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अगर आप इसको 1 अपन करके लिखोगे तो क्या होगा? टी हाफ will be proportional to 1 upon A naught to the power n minus 1. So for second order reaction n की वैल्यू क्या है? 2 है. So for second order reaction we can write T half. अगर हम is equal to कर देते हैं constant आएगा, so constant K into 1 upon A naught का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1. एन की वैल्यू 2 लगाना है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा. तो टी हाफ इज इक्वल टू के इंटू 1 अपन ए नॉट. सो आप देख पा रहे हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है. एक्सप्रेशन में ए नॉट है, लेकिन फास्ट ऑर्डर के केस में एक्सप्रेशन में ए नॉट नहीं है. सो ये जो आपका स्टेटमेंट है नंबर बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2018 स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये रिएक्शन दे दिया गया है अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन, और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है. तो ये जो रिलेशनशिप है कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन का, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ अगेन अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन का, अगेन नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन का, और लास्ट में नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन का. इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है हम जो है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं. तो ये सारे रेट्स अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो ये सारे इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है ना. तो इसीलिए रेट एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट करने के लिए सारे रेट एक्सप्रेशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एज वेल एज प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है. सो द जनरल रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू N2 and H2 they are the reactants, so माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt. इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए हम कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे. इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट के केस में क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब रेट को लिखेंगे तो प्लस साइन आएगा. प्लस आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे सामने कोएफिशिएंट 2 है, सो इट विल बी 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt. तो अब देखिए नंबर 1 में H2 के साथ NH3 को इन्होंने रिलेट किया,
तो H2 के डिसअपियरेंस और NH3 का जो अपियरेंस है, इनके बीच में ये रिलेशन गलत है। यहाँ पे 3 को ऊपर में लिखा गया, 2 को भी ऊपर में लिखा गया, सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद B है, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन वो तो सही है, लेकिन रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया में माइनस साइन दे दिया गया है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन में आ जाओ, -dN2/dt ये सही है, लेकिन यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन में, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी को देख लेते हैं अभी। ऑप्शन डी में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन के साथ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये सही है। अमोनिया के सामने नंबर 2 है कोएफिशिएंट, उसको डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया गया, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इट इज a question from NEET exam 2019. So it is said, if the rate constant for a first order reaction is K, the time t required for the completion of 99% of the reaction is given by, ये आपके ऑप्शंस है। तो 99% अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो पहले हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन होगा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T is equal to 2.303 by K log concentration of A0 divided by A. A0 is the initial concentration, A is the concentration after time T. तो आपको बोल रहा है कि 99% of the reaction is completed. That means अगर initial concentration 100 था, 100 ग्राम था सपोज, तो 100 ग्राम में से 99 ग्राम जो है खत्म हो गया, रिएक्ट कर गया। अभी बचे कितने हैं? 1 ग्राम बचे हुए हैं। सो A के जगह में आप क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, और A0 की जगह में आपको क्या पुट करना है? 100 पुट करना है। सो लेट अस पुट दैट एंड फाइंड आउट T. T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स इट इज 100 एज वेल। सो 2.303 बाई के लॉग, क्या लिख सकते हो आप इसको? 10 स्क्वायर, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2.303 बाई के 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 है, सो ये क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के इंटू 2, सो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है? 606.4 डिवाइडेड बाई के। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ओडिशा NEET 2019। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ये इज इक्वल टू 0 एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज दिस मच, द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन विल बी। आर की वैल्यू आपको दे दिया गया है, ये आपके ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। आर्हेनियस इक्वेशन आप सबको पता है, इट इज log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो K1 और K2 है, दे आर द रेट कॉन्स्टेंट्स एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको जो लोअर टेम्परेचर है 200 केल्विन टेम्परेचर, दैट मीन्स एट T1 जो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो बता दिया गया है 1.6 इंटू 10⁶। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। सो log K2 बाई 1.6 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू EA divided by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2। ये 0 है, मतलब ये पूरा पार्ट ही मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट log K2 by 1.6 into 10⁶ is equal to 0 if EA is equal to 0। Now 0 is equal to क्या लिखा जा सकते हैं? log K2 by 1.6 into 10⁶ is equal to 0, मतलब log 1। log 1 की वैल्यू 0 है। सो दोनों साइड में log है, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो? K2 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10⁶ is equal to 1। दैट मीन्स K2 भी उतना ही होगा, 1.6 into 10⁶ सेकेंड इनवर्स। That means the rate constant value at 400 Kelvin will be the same as it is at 200 Kelvin. So option B will be the correct answer. NEET exam 2020 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है
The rate constant for a fast order reaction is this. The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram. तो फॉर्मूला हम सबको पता है, अब तक हम यही कर रहे हैं. फॉर्मूला लिख लेते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t. सो K की वैल्यू हमें दे दिया गया है. K इज 4.606 इंटू 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियली कितना था 2 ग्राम, रिड्यूस होकर के रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना है 0.2 ग्राम. सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 0.2. तो ये क्या आ रहा है 2.303 बाई टी लॉग. अगर ये डेसिमल पॉइंट हटा दो तो ऊपर में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 20/2 दैट मीन्स इट विल बी 10 log 10. So this can be written as 2.303 by t. So t को इधर लेके आओ. t into 4.606 into 10 to the power minus 3 is equal to 2.303. So t is equal to क्या होगा 2.303 divided by 4.606 into 10 to the power minus 3. सो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. 2.303 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा 2. सो 10 to the power 3 ऊपर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बी 500 सेकेंड. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नीट 2020 का है, ये क्वेश्चन टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसमें इट इज सेड एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन. ये ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है. एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ द रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है तो दैट विल लीड टू द चेंज इन Which of the following option? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी it is assumed that the reactant molecules are hard spheres. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर हिसाब से एज्यूम किया गया है. एंड रिएक्शन बिटवीन देम टेक प्लेस ओनली व्हेन दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर. जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तभी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हैं. ऑफ कोर्स ये भी आपको मालूम होगा ही कि जब ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करती है देयर एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हिच इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच दे मस्ट पॉजेस. अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हुआ तो वो चाहे कितना बार भी कोलाइड करे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा. ये कॉलिजन को तब हम बोलेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन. तो अभी ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है क्या वो समझ लेते हैं. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ये है, इट इज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. सो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स. जितना ज़्यादा नंबर में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही तो कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी होगा. सो वी कैन राइट द आंसर हियर. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स. नाउ हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आप समझ रहे हो जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा उतना ही तो उसमें मॉलिक्यूल्स के नंबर भी ज़्यादा होगा. सो वी कैन राइट हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सो ग्रेटर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन एंड सो ग्रेटर विल बी द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2021 का है. ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर ए रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल. यहाँ पे माइनस साइन नोटिस कीजिए. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अगर माइनस होता है, नेगेटिव होता है, दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर. उसके बाद बोल रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल. करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन. ये 4 आपको ग्राफ दिखाया गया है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. तो सबसे पहले ही देख लो कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव. नेगेटिव मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है.
सो एनर्जी अगर रिलीज होती है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है? इट इज़ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज़्यादा होती है, इन दैट केस चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू नेगेटिव में आएगा। हम सबको पता है डेल्टा ए चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट होता है। अगर एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट से ग्रेटर है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ये जो लास्ट ग्राफ है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ए है, ए तो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख ही पा रहे हो कि बी का एनर्जी जो है ए की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसमें भी हाई है, इसमें इक्वल है, और इसमें जो है रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट का एनर्जी से ग्रेटर है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। तो कब डेल्टा H नेगेटिव होती है? डेल्टा H नेगेटिव तब होता है व्हेन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कौन सा डायग्राम वो है जिसमें आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट का एनर्जी से ग्रेटर है? वो ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ये जो आपकी एनर्जी डिफरेंस है, ये है आपका एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, और ये है आपका एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा H। तो डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यही होगा रिएक्शन प्रोफाइल फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ऑप्शन 2। नीट 2021 का एक और क्वेश्चन हम करते हैं अभी। इसमें ये कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट ln k versus 1/t of first order reaction is minus 5 into 10 to the power 3 Kelvin. The value of EA of the reaction is, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, आपको R की वैल्यू दे दिया गया है, ये आपके ऑप्शंस है। सो अरेनियस इक्वेशन सबसे पहले हमें लिखना है। अरेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई RT। ये इक्वेशन है अरेनियस का। अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अगर हम दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेते हैं पहले, जिसको हम ln बोलते हैं, ln मतलब लॉग बेस e, तो ln k क्या होगा तब? ln k विल बी इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, इसीलिए ln a और ये जो पार्ट है ये दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा। तो पहले इसका, तो लॉग बेस ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, इसको अगर करोगे तो ये आएगा माइनस ई ए बाई आर, और t को हम इस तरह से लिख रहे हैं 1/t प्लस ln a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, एक रेट कांस्टेंट और एक टेम्परेचर, ये दोनों वेरिएबल है। और ये जो इक्वेशन है इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y वर्सेस x अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो m क्या होगा? m विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या हो रहा है तब? माइनस ए बाई आर आपका स्लोप होगा, जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा जब आप ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करोगे, और ln a हो जाएगा इंटरसेप्ट। सो हम लिख सकते हैं कि स्लोप यहाँ पे क्या है? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, और आपको स्लोप की वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया गया है, वो है माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3। सो वी कैन राइट माइनस ई ए बाई आर इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। सो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आर। आर की वैल्यू आपको दे रखा है जूल पर मोल पर केल्विन में। सो इट विल बी 5 इंटू 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। अब केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा इन जूल पर मोल। अभी आपको एक्सप्रेस करना है, सारे ऑप्शन जो है किलोजूल पर मोल में दे रखा है, तो आपको किलोजूल में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट ई ए इज इक्वल टू 41.57 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 1000, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 41.57 किलोजूल पर मोल। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है नंबर 1। सो नाउ वी हैव कम टू नीट क्वेश्चन 2022। इसमें कह रहा है कि फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलर विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट्स। आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है इन मिनट इनवर्स, ये आपके ऑप्शंस है। सो
again we use the same formula. K is equal to 2.303 by T log initial concentration divided by concentration at time t. T is equal to 5 minutes here. So 2.303 divided by 5 log initial concentration था 0.1. So 0.1 and 5 minutes में ये concentration हो गया है 0.001. So 0.001. तो ऊपर नीचे डेसिमल पॉइंट एक एक डिजिट अगर आपने हटा दिया तो इट विल बी 2.303 बाई 5 लॉग, ये डेसिमल पॉइंट अगर हट गया ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे 1, तो आप लोग 100 रख सकते हो. सो इट विल बी अगेन व्हाट 100 मतलब 10 स्क्वायर. सो वी कैन राइट 2.303 बाई 5 2 लॉग 10. लॉग 10 इज 1. सो K इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई 5 इंटू 2. सो 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो. सो इट विल बी 606.4 divided by 5. So it will be 0.9212 minute inverse. So which option is correct? Option 3 is correct. This is our last question students. It is from NEET exam 2022. तो इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. आपको हर एक ऑप्शन में सोच के देखना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं होगा और उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो आपको बोल रहा है कि द गिवन ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन. ये जो ग्राफ है ये एक रिएक्शन का काइनेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन है. आपको y एक्सिस में x एक्सिस में जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है वो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा कि नहीं आएगा वो आपको सोच के देखना है. उसके बाद करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. तो सबसे पहले ऑप्शन में जो बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर के लिए y रेट है और x जो है कॉन्सेंट्रेशन है. सही है, y रेट होगा और x कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता रेट इज इक्वल टू a इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0. रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k हो जाएगा. दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो ऑर्डर में तो क्या होगा इस टाइप का हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा व्हिच विल बी पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस. सो ये सही है. लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में बोल रहा है y रेट है और x जो है t हाफ है, ऐसा कोई प्लॉट नहीं होता. रेट वर्सेस t हाफ प्लॉट नहीं होता. सो ये सही नहीं है. सो दिस वाज करेक्ट एंड दिस वाज रॉन्ग. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ. जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आप कंसिडर करते हो y कॉन्सेंट्रेशन x टाइम, ये सही नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करती है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ जरूर डिक्रीज करते हैं. चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन तो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है. सो ये जो सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि y जो है कॉन्सेंट्रेशन और x टाइम है तो ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो ये नहीं होगा. सो दिस इज रॉन्ग. टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा. फर्स्ट ऑर्डर के केस में y इज इक्वल टू टी हाफ एंड x इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन. ये सही होगा बिकॉज जो टी हाफ है हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो दैट इज वाई यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स इट विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में. जीरो ऑर्डर अगर है और बोल रहा है कि y कॉन्सेंट्रेशन एंड x टाइम. आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के केस में भी ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगा बिकॉज टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा. सो ये रॉन्ग है. और फास्ट ऑर्डर के केस में बोला रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन. y जो है रेट कांस्टेंट है, x जो है कॉन्सेंट्रेशन है. अब यहाँ पे एक बात है, रेट कांस्टेंट जो है ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट. रेट कांस्टेंट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन. सो लिख देते हैं रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी and catalyst. So rate constant is independent on the concentration. So ये वाला सही होगा. rate constant versus
कॉन्सेंट्रेशन अगर हम यहाँ पे y को रेट कांस्टेंट और x को कॉन्सेंट्रेशन ले करके अगर फर्स्ट ऑर्डर के केस में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ऐसा ही हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। दिस इज करेक्ट। सो ये करेक्ट हो गया। तो देखो अब तक 3 ऑप्शन में हमने देखा कोई एक ऑप्शन गलत है, दूसरा करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में हम आ जाते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अगर y रेट है और x कॉन्सेंट्रेशन है तो एज द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो ये सही है। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू टी हाफ एंड x इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही है। अगर y टी हाफ होता है, x कॉन्सेंट्रेशन होता है तो भी आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगा, बिकॉज टी हाफ जो है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ये एक्सप्रेशन है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। सो टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करोगे तो भी ऐसा ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। सो ये भी सही है। सो दोनों सही है, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो हियर आई एंड टुडेज वीडियो। मैंने अपना मेहनत कर दिया, अभी आपकी बारी है। आप वीडियो देखिए और प्लीज़ ये चीज़ को समझिए कि कितना मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।